एक ज़माने में सोशल मीडिया और चुनाव, सोशल मीडिया का इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सोशल मीडिया और वो बहुत कुछ आता था। और यकीन ना मानो यूपीएससी के तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए। यूपी पीसीएस के मैं कुछ सवाल दिखाता हूँ। 2021 में उसने पूछा कि इंटरनल सिक्योरिटी में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की बहुत भूमिका है, इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करो। रोल ऑफ मीडिया यानी मास मीडिया, टीवी वगैरह, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इज इम्पॉर्टेंट इन इंटरनल सिक्योरिटी। 2023 में सवाल लास्ट ईयर पूछा, भारत तथा विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है। साल 2019 में पूछा, सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग किया जा सकता है, यानी कि हाउ सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड इन नेशनल सिक्योरिटी एज ए इंपॉर्टेंट टूल। तो ये तो 3 साल का दिखा है, मीडिया से रिलेटेड और सारे सवाल आए। तो भाई कहना यही चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जमाना गया, अब आ गया है एआई। ठीक है, तो जनरेटिव एआई जो है, जो एलएलएम मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल्स हैं, उनकी भूमिका इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो जनरेटिव एआई है, आपको पता ही होगा कि भाई उसमें मशीन लर्निंग जो होता है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसकी मदद से हम नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो होता है जनरेटिव एआई। तो इस तरह से है। और एक कदम आगे रहने के लिए हमें समझना पड़ेगा आयोग अभी क्या पूछ सकता है। आयोग अब पक्का पूछेगा एआई पे, लिख के ले लो कहीं पे। इसके लिए किसी भी बुक और कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है। एआई पूछेगा कहाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि एआई में 2 तरीके से सवाल बन सकते हैं। एक तो जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में बनेगा, और दूसरा अगर वो चुनाव से, इलेक्शन से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से एआई को जोड़ के देखेगा और उसमें कहेगा किस तरह से पॉलिसी चेंजेस लाए जा सकते हैं, या पॉलिसी जो हैं, जैसे कि बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, जैसे आईटी एक्ट है 2000, और जैसे एथिकल रेगुलेटरी जो है पॉलिसीज वो है, या यूनाइटेड नेशन का जो एथिकल एआई को लेकर के जो फ्रेमवर्क है वो है, या डेटा सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको मिला करके अगर पूछेगा तो जीएस पेपर 2 में पूछेगा। तो रेडी रहो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए। अगर ज़्यादा बदमाश रहा पेपर सेटर, तो एआई का किस तरह से डीप फेक और नेगेटिव जो कंसिक्वेंसेस हैं वो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी में पूछ लेगा। वो कहीं भी पूछ सकता है, और नहीं भी पूछेगा तो भी आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक कदम अगर आगे रहोगे, चोर सिपाही में चोर हमेशा आगे रहता है, चोर बनने की कोशिश करो। सिपाही बनोगे तो कुछ होगा नहीं, आयोग चोर की तरफ बर्ताव करेगा। ठीक है, तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो एआई और चुनाव लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव लिया है। अर्जेंटीना में क्या हुआ, अभी राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं, उन्होंने अपने जो रेबेलियन थे, प्रतिद्वंदी जो थे, जो राइवल थे सॉरी, उनके खिलाफ एक फर्जी डीप फेक का वीडियो चलवा दिया कि देखो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर है। और भाई वो इतना बुरा फैला कि उस आदमी की तो धज्जी उड़ गई और चुनाव जीत गए मजे से। और अभी लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले एक आदमी ने डीप फेक वीडियो के इस्तेमाल करके यम करुणानिधि का एक वीडियो चला दिया कि केंद्र सरकार ये है, केंद्र सरकार वो है, स्टालिन बहुत महान सीएम है, ऐसा करके। ठीक है, अमिताभ बच्चन का भी एक वीडियो वायरल हो गया। समझ रहे हैं कितना खतरनाक स्थिति है चुनाव के दौरान। अभी महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग का दौर चल रहा है, एआई से कैसे जो भी इश्यूज हैं उन्हें निपटना है। सवाल क्या आ सकता है इस पर? सवाल जो आ सकता है उसको ध्यान में रखेंगे, फिर पढ़ेंगे। मेंस में संभावित प्रश्न जो मैंने बनाया है कि चुनावी प्रक्रिया पर, यानी कि इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, एआई के क्या प्रभाव हो सकते हैं मित्रों। इसके फायदे भी होते हैं, इट्स डबल एज स्वॉर्ड, ये दो धारी तलवार है। इससे जुड़े खतरे और उनसे निपटने हेतु उपायों पर प्रकाश डालें। 10 साल 12 साल सोशल मीडिया ने राज किया, अब आने वाले कुछ साल राज करेगा एआई, और इसलिए राज करेगा आपके पेपर्स में। तो चुनावी प्रक्रिया पर हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस, इट्स बेनिफिट, रिस्क एसोसिएटेड विद इट एंड मेजर्स टू डील विद देम। भाई क्या फायदे इसके हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके खतरे क्या हैं, और उनसे कैसे निपटोगे तुम, इस पर आपको टॉर्च जलाना है। अब क्यों चुना इसको, एक तो दिमाग में मेरे चल रहा था, कल ही मैंने तय कर लिया था कि भाई मैं इस पर सवाल बनाऊंगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में कल एसवाई कुरैशी, जिन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है, बहुत फेमस हो रही है उनकी किताब चुनाव पर, तो उन्होंने लिखा एआई प्लस एंड माइनस। अब इनका आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा नहीं यार, फिर अब तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए, अब तो पढ़ा ही देना चाहिए। अच्छा, कहीं पे भी कोट करना हो इलेक्शन में
तो इनकी किताब में ही एक कोट है, मिलता है कि भारत 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है, गंगा, गांधी और चुनाव। मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, भारत हज़ार चीज़ों के लिए जाना जाता है, बट ये चूँकि इलेक्शन कमिश्नर थे, इसलिए गंगा, गांधी और चुनाव। लेकिन फिर भी ये 3 चीज़ें हैं जो भारत की बहुत मशहूर हैं, क्योंकि दुनिया में भारत में जितने लोग वोट डालते हैं उतनी तो आबादी भी नहीं, चाइना को छोड़ दिया जाए तो। वहाँ कौन सा चुनाव होता है? और गंगा और गांधी तो ऑफ कोर्स है ही इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप डाल सकते हो कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में। अब देखो, एआई और चुनाव में पहले हम देखेंगे कंसर्न क्या है, क्या चिंताएं हैं मित्रों एआई को लेकर के, कैसे एआई चुनाव में चैलेंजेस ला सकता है। तो मैंने सोचा बाकी पॉइंट्स आपको बताऊं, उसके साथ साथ मैं एसवाई कुरैशी के आर्टिकल के ही कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से आपको दिखा दूं, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाए। तो पहले जो चिंता है वो देखिए, चिंता ये है मित्रों कि ये जो एआई है ना, एक झटके में किसी भी भाषा में, तमिल में, बांग्ला में, तेलुगु में, कुछ भी ट्रांसलेट कर देता है, कुछ भी ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी वजह से ये बहुत तेजी के साथ प्रोपेगेंडा फैला सकता है। यानी कि रामू नाम का कोई विधायक यहाँ पे कुछ बोल दे एमएलए, तो उसका कुछ तो भी तेलुगु में ट्रांसलेट करके और फोटो किसी और एमएलए की लगा करके तेलुगु वाले की, और वहां फैलाया जा सकता है। और तमिलनाडु में पिछले साल कुछ ऐसा हुआ भी था। ठीक है, अब ये तो खतरा है, प्रोपेगेंडा मशीन हो गया है साला। दूसरा, वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, वो रिस्क इंडेक्स जो पब्लिश करता है, उसमें उसने कहा कि जो टॉप 10 रिस्क हैं दुनिया के सामने, वो एआई के माध्यम से जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है वो है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मिस और डिस में क्या अंतर है। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीटली गलत बात, जैसे मैं कह दूं दुर्घटना चक्र पढ़ के तुम टॉप कर जाओगे, वो डिस इन्फॉर्मेशन हो गया। मिस इन्फॉर्मेशन हो गया कि भाई कोई जानकारी तो आधी सच है, पर उसमें हमने कुछ तो भी थोड़ा सा झूठ बोल करके और उसको फैला दिया। ठीक है, तो एआई क्या कर रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, इसलिए ये दुनिया के टॉप 10 रिस्क में से है। दूसरा, ओपेसिटी बहुत है यार, इतनी ओपेसिटी है कि भाई इसको रेगुलेट करने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, न तो बीएनएस सफिशियंट है, न तो आईटी एक्ट 2000 सफिशियंट है, और न ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड साल 2021 का जो रूल आया, ये सब किसी काम के नहीं। ऑनेस्टली सही, किसी काम के नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम का ही ले लो भाई, उसका बॉस बैठा है दुबई में, कंपनी है रूस की, और ऑपरेट यहां से हो रहा है। एक मैनेजर बैठा दिया है कहीं, वो भी नहीं आता, तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे? नहीं हो सकता। ओपेसिटी बहुत है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं। दूसरा, एआई के माध्यम से जब चुनाव होगा मित्रों, तो अपने फायदे के लिए अपनी कास्ट की लोगों को, अपने धर्म के लोगों को, अपनी एथनिसिटी के लोगों को, जैसे मणिपुर में हुआ, कुछ ऐसा पर्टिकुलर मैसेज फैलाया जाएगा एआई में, जिससे सोसाइटी में पोलराइजेशन होगा और डिवीजन होगा। और सबसे बड़ा अगर कोई एग्जाम्पल देखना है एआई का, तो 2016 में चुनाव हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप कैंडिडेट थे, रिपब्लिकन कैंडिडेट थे, और ये ऐसे थ्योरी चलती है, वो साबित नहीं हो पाया, कांग्रेस ने उसकी जांच वाच की, सीनेट ने, कि भाई उसमें जो रूस था, स्पेशली जो पुतिन थे, वो इन्वॉल्व थे, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग होती है, ईमेल के माध्यम से वोटिंग होती है, बैलेट के माध्यम से वोटिंग होती है। वोटिंग के 50 तरीके हैं अमेरिका में, ठीक है, भारत जैसा नहीं है। तो प्रॉक्सी वोटिंग भी होती है वहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन जो वोटिंग हुई, उसमें रूस ने बहुत ज़्यादा कुछ तो भी हेरफेर किया, कुछ तो भी एआई के माध्यम से नुकसान पहुंचाया। एक दूसरा, एक कहा मतलब ऐसे परसेप्शन है लोगों में कि सोशल मीडिया पे वहाँ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, चूंकि तो नई चीज़ें थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए रूस ने अमेरिकन वोटर्स का, जो स्विंग वोटर्स थे स्पेशली, उनका मूड बदला, और वो कैंडिडेट जो ट्रंप थे उनके पक्ष में वो फेवर कर दिया। और ये आरोप ट्रंप पे अब भी लगता रहा है। ठीक है, तो ये तो समस्या थी, ये समस्या है ही। ऐसे ही कुरैशी इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो, कहते हैं कि भाई अ प्राइमरी कंसर्न इज द रिस्क ऑफ एल्गोरिदमिक बायसेस। मतलब सिंपल सी बात है, जो एआई होगा वो एआई कैसा अपने एल्गोरिदम पे चलेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि अमेरिका में एक गाली है, मान लो कुछ ABCD कुछ गाली है, ठीक, उस गाली को एआई में कोडिंग करके बैन कर दिया गया कि भाई ये टर्म कहीं भी दिखेगा तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दो, और उसको डिस अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट मानना है, उसको अनुचित मानना है। लेकिन जिस डेवलपर ने वो कोडिंग किया, जिस डेवलपर ने वो एआई बनाया, उसने भारत की गाली को शामिल नहीं किया।
भारत में आमतौर पे गलियाँ जो गलियों में चलती हैं, वो तो पता भी नहीं है उसको डेवलपर को, तो उसने उसको शामिल नहीं किया। तो जब भारत की गाली दी जाएगी, तो वो एआई उसको तो आशीर्वाद लगेगा, उसको रोकेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? कस्टमाइज़ नहीं है। दूसरा, अमेरिका में एक चीज़ देखा गया है कि जो एआई डेवलप करने वाले लोग हैं, वो जनरली व्हाइट लोग हैं। तो व्हाइट लोग हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, वो सर्वे, वो डेटा हमेशा ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। क्राइम का डेटा है तो ब्लैक का डेटा इस्तेमाल कर लिया, कोई और चीज़ है तो ब्लैक का डेटा इस्तेमाल कर लिया, विमेन का डेटा इस्तेमाल कर लिया। इसकी वजह से जो एल्गोरिदम है वो बायस हो गया, बायस्ड हो गया। यानी जब भी कभी पकड़ना हुआ किसी को, तो ब्लैक ज़्यादा पकड़े जाते हैं। कभी किसी पे केस चलाना हुआ साइबर फ्रॉड का, तो ब्लैक ज़्यादा पकड़े जाते हैं। या कोई हेट फैलाना हुआ तो वो ब्लैक ज़्यादा। एक कई बार ऐसा देखा गया है, जानबूझ करके भी एल्गोरिदम सेट किए जाते हैं। क्योंकि एक लंदन स्टोरी, ये एसवाई कुरैशी लिख रहे हैं, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये आप अपने इसमें जो एथिक्स है, जहाँ पे एथिकल एआई करके सवाल पूछा ही जा रहा है बार बार, वहाँ पे यूज कर सकते हो। ये जीएस पेपर 2-3 में तो कर ही सकते हो। ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं कि भाई ये केस स्टडी डाल सकते हो। केस स्टडी डालने के बाद में ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो। कि एक रिसर्च हुआ लंदन स्टोरी एंड इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल के द्वारा। उसमें कहा गया कि जो मेटा है ना, ये जो जुकरबर्ग की कंपनी है, उसने फेसबुक पे क्या किया, जानबूझ करके ऐसा एआई सेट किया, ऐसा एल्गोरिदम सेट किया कि वो इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रहा था। यानी कि इस्लामोफोबिया वाले जो पोस्ट होते थे, वो ज़्यादा लोगों को सर्च में दिखते थे, ज़्यादा दिखते थे अपेरेंटली। ऐसा उन्होंने पाया इस रिसर्च में। अब मुझे भी लगा थोड़ा सा एसवाई कुरैशी कहीं ऐसा तो नहीं अपने रिलीजन की वजह से बायस्ड है, आई डोंट नो। बट कई बार मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जब किसी की बात सीधे से ब्लाइंडली मानता नहीं हूँ। बट अगर एसवाई कुरैशी बायस्ड भी हैं, तो भी ये रिसर्च तो हुआ है ना, तो इस रिसर्च को आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो एल्गोरिदम का इसका बायस है, ये डायमेंशन में आप लिख सकते हो। दूसरा, जानबूझ करके लोग एआई को अपने हित के लिए प्रमोट कर सकते हैं। और थर्ड, कि भाई एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कर दिया है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। कह रहा है इफ एआई टूल्स आर यूज टू डिटरमिन वोटर एलिजिबिलिटी और आइडेंटिटी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज बट देयर वर्किंग रिमेन्स ओपेक, इट बिकम डिफिकल्ट टू एंसर अकाउंटेबिलिटी। यानी कि एआई जो काम करेगा, उसको कोडिंग किया किसी एक व्यक्ति ए ने, वो कंपनी किसी बी की है, और किसी कंट्री सी में काम कर रही, किसी पर्सन डी के लिए काम कर रहा है। अगर इस एआई की वजह से कुछ गलती हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? उस कंट्री की होगी, उस संस्था की होगी, उस मैनेजर की होगी, या उस व्यक्ति जिसने कोडिंग डिजाइन किया? अकाउंटेबिलिटी, हाउ विल यू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी? तो अकाउंटेबिलिटी का इशू तो आने ही वाला है। ठीक है, इसके फायदे हैं कुछ, ये सब नुकसान तो है ही ऑफ कोर्स। इसके फायदे हैं, क्या फायदे हैं देखो। अभी क्या होता है, एक होता है बीएलओ। अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में, अब वो जो है क्या कहते हैं उसको यार, वोटिंग रोल, जिसमें लोगों के नाम होते हैं कैंडिडेट के, सॉरी वोटर्स के, है ना, और लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट होती है, वो वेरीफाई करना, कोई फर्जी वोटर तो नहीं है, घोष वोटर तो नहीं है, तो वो सब काटता पीटता रहता है। और कहा जाता है कि सरकारी समर्थन से कुछ पर्टिकुलर पार्टी के लोगों के नाम हटा देते हैं, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब अगर एआई आ गया और ये काम एआई ने किया, तो फायदा पहला क्या होगा कि भाई ये बीएलओ व्यक्ति है, ये बायस्ड हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है, किसी पार्टी की विचारधारा का हो सकता है, तो किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है। लेकिन एआई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कमांड दे दिया गया, फिक्स कर दिया गया, सब कुछ डिटेल फीड कर दिया गया, आधार कार्ड सीडिंग हो चुकी है। ये क्या है, इसको क्या फर्क पड़ता है? तो बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, तो एआई जो है, जो वोटर रजिस्ट्रेशन है और उनका जो अथेंटिकेशन है, यानी प्रमाणीकरण है, और वोटिंग की जो काउंटिंग है, एक तो बहुत फास्ट कर देगा, पता लगेगा 2 घंटे में से फिनिश। और दूसरा, कोई बायस वायस नहीं रहेगा। अगर उसमें कुछ दिक्कत लग रहा है तो उसको भैया क्या करो, ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में वो कर दो, अथेंटिक कर दो, अथेंटिकेट कर दो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से वो ब्रेक भी नहीं हो सकता, उसको कोई बीच में हैक भी नहीं कर सकता। अभी तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आ रही, तो वो तो और ज़्यादा शानदार हो जाएगी, फास्ट भी हो जाएगी, और क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से कोई इसमें हैकिंग का खतरा भी नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है ईवीएम वगैरह का जो झंझट चल रहा है, जो आप लोग परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं कि भाई डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं, हो सकता है 5-10 साल बाद ये सवाल ना उठे। क्वांटम टेक्नोलॉजी अगर ठीक से ग्रो कर गई तो हर जगह में यूज कर सकते हैं, टेम्पर प्रूफ रहेगा, चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो सिखाने वाली बात है, आप आंसर जो लिखोगे उसमें मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ,
एआई के जो चुनाव में फ़ायदे हैं ना, अगर इस तरीके का डायमेंशन आए, क्या बेनिफिट है, तो सीधे-सीधे बोल वचन करके 4-4 लाइन के पैरा मत लिखना, 5-5 लाइन के पैरा मत लिखना मित्रों। स्ट्रक्चर बना लेना अच्छा। अच्छा स्ट्रक्चर आता है तोड़ने से, डायमेंशन तोड़ने से। मैंने जानबूझ करके लिखा है, चुनाव आयोग तथा उसकी प्रक्रिया हेतु फॉर इलेक्शन कमीशन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। पहला डायमेंशन ये बना लेना, उसमें ये सब लिख देना। दूसरा, फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, वो डायमेंशन बना लेना और उसमें जन भावना की बेहतर समझ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा तो इमिडिएटली एक कमांड पे फेसबुक पे किस तरीके के पोस्ट चल रहे हैं, फेसबुक पे किस तरीके की गुस्सा है लोगों में, फेसबुक में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, किस पार्टी के लिए लहर अंडर करंट चल रही है, इमिडिएट राजनीतिक पार्टियों को पता चल जाएगा और वो डेटा प्रोसेस करके उसी हिसाब से अपनी कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा हुआ, उनका पैसा बचेगा, उनकी कैंपेनिंग बहुत स्ट्रेटजिक हो जाएगी। सोशल मीडिया के ज़माने में नरेंद्र मोदी ने स्टार्टिंग में वही तो किया था, उनको ऐश था इस मामले का। तीसरा डायमेंशन है जनता हेतु, फॉर पब्लिक। जनता के लिए क्या होगा, ज़्यादा बेहतर और सटीक जानकारी होगी। अभी क्या है, कोई कुछ कह रहा है, एक ज़माने में जब सोशल मीडिया भी नहीं था, अखबार हुआ करते थे, तो अखबार का एडिटर पैसे लेकर के नेताओं से, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आज के अखबार वाले कह रहे हैं भाई सोशल मीडिया जब से आया तब से सब बर्बाद हो गया, हम ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अरे तुम कौन से दूध के धुले थे, आप वो नॉवेल पढ़िए, क्या नाम उनका, मंजू भंडारी का, मन्नू भंडारी का महाभोज। उसमें देखिए किस तरीके से जो पत्रकार है वहाँ पे, वो दा साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे अखबार के कागज़ और इंक वगैरह ज़्यादा कोटा पब्लिश परमिट कर दिया जाए, उसके लिए कैसे उनकी जी हजूरी करता है और उनके फेवर में खबरें छापता है। आज भी वही होता है कि सस्ते अखबार कागज़ मिल सकें, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिल सकें, ज़्यादा पैसे मिल सकें, इसलिए अखबार के जो एडिटर हैं बिक जाते हैं। तो जनता जो है अखबार या सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर ठीक से एल्गोरिदम फिट किया गया तो वो फेक न्यूज़ की पहचान कर सकती है। ऐसे कुरैशी यहाँ लिखते भी हैं, बहुत अच्छे से वो बताते भी हैं। वो कहते हैं, ये देखिए, वो कहते हैं कि हाँ, ये देखो कि भाई एआई का पोटेंशियल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का और इन्फॉर्म्ड और इंक्लूसिव इलेक्शन कराने का। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो एआई है वो फॉर फ्रॉम वोटर एंगेजमेंट टू फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब एआई से सिर्फ फ्रॉड ही नहीं हो सकता, अगर इसका ठीक से एल्गोरिदम सेट किया जाए या ठीक से अगर इसको फिट किया जाए तो ये फ्रॉड डिटेक्शन अपने आप कर लेगा। जनता को कुछ भी, कोई भी ये पीआईबी का फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो क्या करेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत है, अगर उसमें ठीक से एल्गोरिदम ठीक से कमांड दिया जाए तो। और अगर ऐसा हो पाएगा तो ढेर सारी एप्लीकेशन, ढेर सारी कंपनीज आएंगी जो कहेंगी भाई हमारा जो एप्लीकेशन है वो फैक्ट चेक करता है, फ्रॉडलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फेक न्यूज़ हैं, उनको डिटेक्ट करके अपने आप बता देता है कि भाई ये फेक है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीआईबी की फैक्ट चेक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरकार ही किसी न्यूज़ को सही या गलत बताएगी, तो फिर सरकार उस न्यूज़ को गलत बता देगी जो उसके खिलाफ जा रही है, और सरकार उस न्यूज़ को सही बताएगी जो उसके पक्ष में जा रही है। इसलिए पीआईबी के फैक्ट चेक जो वो था उनका एजेंडा चल रहा था, उसको गलत साबित किया। तो एआई जो होगा वो सरकारी भी नहीं होगा, प्राइवेट भी नहीं होगा, बल्कि भाई आप कुछ पैसे देंगे और आपको सर्विस देगा। तो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और सटीक और फेयर और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है जनता को मिल पाएगा, जिससे जनता को पता चलेगा कि भाई ये आदमी जो कह रहा है कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो, या ये आदमी जो किसी की इमेज एसेसिनेशन कर रहा है या जो डीप फेक कर रहा है, ये सही है गलत है, तो जनता बेहतर तरीके से वोट डाल पाएगी। और यही सब लिखा हुआ है कि भाई लॉजिस्टिक्स में कमी आ जाएगी, वोटर रजिस्ट्रेशन जल्दी हो पाएगा, बैलेट प्रोसेसिंग हो पाएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी, पोलिंग स्टेशन पे मटेरियल और बाकी चीज़ों की संख्या में कमी आएगी, यही सब है। इलेक्ट्रोल सिक्योरिटी, पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, अब ईवीएम हो गया है, ईवीएम की टैंपरिंग हो सकती है, ऐसा आरोप लग रहा है, ये खत्म हो जाएगा इमीडिएटली। तो हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और मैं कह रहा हूँ जब वे फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, आज के 5 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। सॉरी, आज के 5 साल तक ये वैलिड रहने वाला है। इसको लिख के आना, आज के 5 साल तक कभी भी एग्जाम देना, तो क्योंकि अभी ये प्रक्रिया में है, प्रोसेस में है। क्या है मित्रों, एट द ग्लोबल लेवल द यूनाइटेड नेशन इज प्रमोटिंग अ comprehensive approach to AI governance
फोकसिंग ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड, एथिकल गाइडलाइन, नेशनल स्ट्रेटजीज, और जो लिखना है वो बता रहा हूँ। इन मार्च 2024 यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन लेड बाय यूएस एंड ब्ला ब्ला 120 नेशंस, और कहा क्या, कॉलिंग फॉर सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम। तो लिख के आना यहाँ पे कि यूएन ने 2024 में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें 120 कंट्रीज ने बैकअप किया है कि भाई सेफ, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एआई के लिए। तो यूनाइटेड नेशन हैज पास्ड द रेजोल्यूशन इन 2024 फॉर सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम एंड इंडिया कैन फॉलो एंड अडॉप्ट इट अकॉर्डिंगली। दूसरा, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट इन मई 2024। जिस तरीके से जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो था ईयू का, भारत आज तक चाह करके भी इस लाइन पे और इतना सख्त, इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं ला पाया, दो बार लाना पड़ा। फिर भी यूरोपियन यूनियन एक कदम आगे बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कानून बना दिया है उन्होंने 2024 में, जो 2026 से लागू हो जाएगा। तो जब कंक्लूजन लिखना हो तब लिखो कि यूनाइटेड नेशन के 2024 के सेफ, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एआई रेजोल्यूशन के अनुरूप तथा यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के अनुरूप भारत को कार्य करना चाहिए, ताकि एथिकल एआई, ट्रांसपेरेंट एआई के सहारे हम एक हार्मोनियस समाज तथा विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें। इस तरीके से आप कंक्लूजन लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई आपने एक्चुअली में बहुत सही से पढ़ा है, बजाय भूल वचन लिखने की एआई अच्छा है बुरा है। ये टॉपिक हो गया। इस पर मित्रों जो अगला टॉपिक है वो है फेडरलिज्म। एक्चुअली ये सवाल मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये जीएस पेपर 2 टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि जीएस पेपर 2 में फेडरलिज्म में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, भारत में जो फेडरलिज्म है उसका मॉडल और उससे रिलेटेड ढेर सारे सवाल हैं जो यूपीपीसीएस में बार बार पूछा गया, यूपीएससी में भी बार बार पूछा गया। अब इसलिए भी मुझे लगा पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि जो अपने सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उनकी स्पीच का एक अंश यहाँ पे एक्सप्रेस ने पब्लिश किया और बहुत रिलेवेंट लगा मुझे। रिलेवेंट क्यों लगा? वो 3 मुद्दों पे बात करते हैं, तो उसी के सहारे मैंने सोचा एक टॉपिक ही खत्म कर देंगे, आपका जीएस2 कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक से। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत यूनिटरी ज़्यादा है, फेडरल कम है, यानी भारत एक यूनिटरी फेडरल कंट्री है, यानी कि केंद्र की तरफ केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, यह आरोप लगता रहा है। उसको लेकर के वो कहते हैं भाई ऐसा पूरी तरह से नहीं है। नंबर 2, वो दूसरी बात कहते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि अलग अलग राज्य, अलग अलग जो यूनिट हैं उनके पास शक्तियों का एब्सोल्यूट डिवीजन हो। कई बार ओवरलैप भी होते हैं पावर, तो फेडरलिज्म कोई एब्सोल्यूट डिमार्केशन नहीं है शक्तियों का, और वो ओवरलैप भी होते हैं। इसकी वजह से 2 परिस्थितियां होती हैं। पहला तो ये जो यूनिट्स हैं, यानी स्टेट और सेंटर स्पेशली जो कहा गया है, वो आपस में कॉपरेट कर ले, समझौता कर ले और आसानी के साथ सीमलेसली स्मूथली आगे बढ़े। नंबर 2, उनके बीच फ्रिक्शन हो, उनके बीच टकराव हो, तो टकराव हो सकता है। तो कहते हैं कि टकराव होना राज्यों और केंद्र के बीच में कोई बुरी बात नहीं है, ये फेडरलिज्म का ही हिस्सा है। भाई आर्टिकल 131 क्या कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका जो प्राइमरी जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। केरला ने, वेस्ट बंगाल ने, सबने किया ही। तो फ्रिक्शन जहां पे है राज्य और केंद्र के बीच में, उस फेडरलिज्म को आप ऐसे चिंता की बात नहीं है। और तीसरा वो कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का फेडरलिज्म के बारे में, वो एसआर बुम्बई के केस के बाद में बदल गया है पूरी तरीके से। और चौथी जो बात कहते हैं वो गवर्नर के रोल के हिसाब से कहते हैं कि गवर्नर के को जो शक्ति थी आर्टिकल 200 में, वो शक्ति थी कि गवर्नर कोई बिल अगर असेंबली से पास होके आएगा तो उसको या तो दस्तखत कर देगा, अप्रूव कर देगा, असेंट दे देगा, या फिर वो विदहोल्ड कर देगा, मतलब वो कह देगा भैया नहीं अप्रूवल दे रहा। या तीसरा क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को भेज देगा उनके कंसिडरेशन के लिए। डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि आर्टिकल 200 का जो नया इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि भाई गवर्नर पूरी उम्र के लिए, एक उम्र के लिए उस बिल को अपने पास नहीं रख सकता, अदरवाइज तो नेचुरल डेथ हो जाएगा उस बिल का। और ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ है। गवर्नर बैठ करके सारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है जबकि चुनी हुई सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो गवर्नर अधिकतम क्या कर सकता है कि अपनी असहमति के साथ उसको असेंबली को वापस कर सकता है, अनलिमिटेड वो अपने पास रख नहीं सकता। ये इनका कहना है। तो मैंने सोचा कि जो इनके एक्सर्प्ट है आपको पूरा
यहाँ पे हाईलाइट मैंने कर दिया है, वो आप देख सकते हो, अलग अलग जजमेंट, अलग अलग चीज़ों का उन्होंने हवाला दिया है। मैंने सोचा इसी बहाने में आपको फेडरलिज्म का टॉपिक एक 5-7 मिनट में पढ़ा देता हूँ। जो भी सवाल, जैसे भी सवाल इस पे बनेगा आप कर ले जाओगे, तनाव की बात है नहीं इसमें। चलो, तो टॉपिक है मित्रों, फेडरलिज्म इन इंडिया। अब आ जाए तो क्या लिखोगे डेफिनेशन? डेफिनेशन लिख सकते हो कि भाई, अब इसी बात को लेकर के वो पहला ही लाइन उनका था क्रिटिसिज्म। ये देखो, डीवाई चंद्रचूड़ का जो कहना था पहले लाइन में ही, वो कहना था, इन माई परसेप्शन, कहाँ गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिक्शनरी, हाँ, द कैम्ब्रिज डिक्शनरी डिफाइंस फेडरलिज्म एज पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सेपरेट स्टेट आर ऑर्गेनाइज सेपरेट स्टेट आर ऑर्गेनाइज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अलग अलग स्टेट होते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसके अंडर वो काम करते हैं। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन है। एक्चुअली फेडरलिज्म इससे कहीं ऊपर, कहीं अलग, कहीं ज़्यादा परव्यू है उसका। तो फेडरलिज्म का जब डेफिनेशन आएगा तो एक डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। या लिख सकते हो कि भारत जैसे राष्ट्र में फेडरलिज्म यानी संघवाद से तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एक साथ प्रयोग करना तथा कॉपरेशन और कंपटीशन के आधार पर एक राष्ट्र के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना। ये आज की डेफिनेशन है, आज के फेडरलिज्म का मॉडल है। तो फेडरलिज्म में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी है, फेडरलिज्म में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है, फेडरलिज्म में स्मूथ और सीमलेस वर्किंग भी है और फ्रिक्शन भी है। अब फेडरलिज्म में की फीचर्स क्या होते हैं? एक तो ये है कि भाई, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दोनों की सहमति जरूरी है। फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बदलाव करना है, मान लो राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था बदल देनी है, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसको कुछ करना है, तो फिर क्या कर सकते हैं? सेंटर और स्टेट दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, और उसी को कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ 1/2, यानी कि हाफ से ज़्यादा स्टेट का। जैसे जीएसटी पास हुआ तो पहले स्पेशल मेजोरिटी के साथ जीएसटी को पास करना पड़ा पार्लियामेंट में, उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों की इस पर सहमति ली गई, तब पास हो पाया। दूसरा, फाइनेंशियल फेडरलिज्म में फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म है, जिसको फिजिकल फेडरलिज्म भी बोलते हैं, वो भी शामिल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा फिजिकल पावर्स हैं, जो कि है अभी। 100 रुपये पहले राज्यों को जो मिलते थे, अब वो 67 ही मिलते हैं। सरचार्ज और सेस के माध्यम से केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे बताना सेस और सरचार्ज की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। और ये जो फेडरलिज्म है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी हुई है कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार के सबॉर्डिनेट नहीं है, गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का एजेंट नहीं है। दूसरा कि भाई 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं, जैसे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकल बॉडी जाए, स्टेट हुआ और अब सेंटर हुआ, तो ये 3 लेवल हैं और तीनों के पास अलग अलग यूरिडिक्शन है, अलग अलग पावर है। ये बात अलग है कि लोकल बॉडीज को राज्य सरकारें, उनकी असेंबलीज हमेशा दबाती रहती हैं और असली में प्रधान राज कम करता है, कलेक्टर ज़्यादा करता है, तो ये समस्या थोड़ी ज़्यादा है। अब ये कमज़ोर क्यों हुआ है? एक हो सकता है ना कि सवाल बन सकता है कि भारत में फेडरलिज्म तुलनात्मक रूप से कमज़ोर हुआ है, इसके निहित कारणों पर विचार कीजिए। या हो सकता है भारत में किस प्रकार का संघवाद फेडरलिज्म है, क्या ये यूनिटरी है, इस पर चर्चा कीजिए। या अगला सवाल बन सकता है, वर्तमान समय की ज़रूरत है कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो उसमें आप दिखा सकते हैं कि क्यों फेडरलिज्म कमज़ोर हो रहा है भारत में। तो पहला कारण है, रीजनल डिमांड बहुत बढ़ गई। अलग अलग स्टेट, अलग अलग क्षेत्र अपने अपने हिसाब से डिमांड करते हैं और इसकी वजह से कोई एक कॉमन एजेंडा बन नहीं पाता। इसकी वजह से जो फेडरलिज्म है उसका मॉडल ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है और फिर केंद्र सरकार को थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है। दूसरा, गवर्नर का मिसयूज होता रहा है, अब थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज गवर्नर का मिसयूज बहुत ज़्यादा होता रहा है, अब भी कोई कम नहीं हो गया है। एंटी डिफेक्शन वाले केसेस में देख लीजिए, बिल कोई पास करना है उसको देख लीजिए, या फिर केरला में गवर्नर, बंगाल में गवर्नर, या फिर क्या कांग्रेस के समय में जिस तरीके से बिहार में हुआ, जिस तरीके से 1992 के बाद में बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुआ, तो गवर्नर का मिसयूज होता रहा है और ये फेडरलिज्म के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, फेडरलिज्म की राह में बहुत बड़ी बात है। सरकारी कमीशन, पुंछी कमीशन, नेशनल वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साल 2003-4 में शायद जो आया था, कमीशन गठित हुआ था वेंकट चलैया की अध्यक्षता में, जस्टिस वेंकट चलैया की अध्यक्षता में। उसमें भी सारे सजेशन दिए गए थे, एआरसी में सजेशन दिए गए थे कि भाई किस तरीके से गवर्नर का रोल जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा रचनात्मक होना चाहिए।
इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से अब स्टेट कंपेटेबल नहीं बचे हैं। आज स्टेट के पास अगर जीएसटी को हटा दिया जाए, चूंकि उसे शामिल कर लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद स्टेट से शक्तियां छीन ली गई हैं, तो उनके पास शक्तियां लगभग ना के बराबर है। टर्बाइन फ्यूल, एल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इन सभी चीज़ों पर ही खाली टैक्स लगाने की शक्तियां बची हुई है। इसकी वजह से भी फिजिकल जो फेडरलिज्म है कमजोर हुआ है भारत में। ये बात अलग है, एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, कि उसमें कहा गया कि जो टर्बाइन फ्यूल है, जो जेट फ्यूल है, वो जेट फ्यूल स्टेट के प्रीव्यू में आएगा। क्यों? क्योंकि जब एल्कोहल की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस एल्कोहल में जेट फ्यूल भी शामिल है, वो एथेनॉल भी शामिल है। सिर्फ दारू जो पीते हैं इंसान, वो शामिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला था, क्योंकि इससे स्टेट को हो सकता है कि ठीक ठाक रेवेन्यू मिल जाए। अगला, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरीके के जो प्रयोग हैं, इस तरीके की जो एप्लीकेशन है, इसकी वजह से भी शायद राज्यों का सहयोग, राज्यों के साथ जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो कमजोर हो सकता है और सेंटर की तरफ ज़्यादा झुक सकता है, क्योंकि उसके लिए सेंटर के पास ज़्यादा पावर आना स्वाभाविक है। अब करना क्या है, इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, इसको हल कैसे कर सकते हैं इस समस्या को? तो भाई जो पैसा है वो ज़्यादा डिवॉल्व करो। सेंटर अब ज़्यादा पैसा दे राज्यों को। आज की स्थिति यह है कि 41% पैसा राज्यों को मिलता है। 100 रुपये में से 41 रुपये फाइनेंस कमीशन ने, 15वीं फाइनेंस कमीशन ने एनके सिंह की अध्यक्षता में राज्यों को देने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज के 20-25 साल पहले जो 100 रुपये मिलते थे राज्यों को, अब वो इफेक्टिवली 67 ही बचे हैं। क्यों? क्योंकि सोर्स ही कम हो गया है राज्यों को मिलने वाले पैसे का। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लो बारिश हो रही है, 100 लीटर बारिश होती थी पहले, उसमें से 41 लीटर पानी राज्यों को दे दिया जाता था। अब ये जो बारिश हो रही है ना भैया, इसमें से 33 लीटर पानी इस बक्से में, इस बॉक्स में, इस डब्बे में आता ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार उसके लिए अलग बाल्टी रख लेती है जो खुद खाली भरती है अपनी। सिर्फ इसमें 67 लीटर ही बारिश हो रही है। अब उस 67 लीटर का 41% राज्यों को मिलता है। तो जो इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ फंड है वो बहुत कम हो गया। अदरवाइज तो देखा जाए तो 41% एक हैंडसम परसेंटेज हो सकता था, बट इफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ फंड बिकम वेरी लेस। रिफॉर्म क्या हो सकता है, एक बताया ही। फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको आप जोनल काउंसिल के माध्यम से, स्टेट काउंसिल के माध्यम से, आर्टिकल जो 263 है इसको ठीक से यूज करते हुए आप कर सकते हैं। गवर्नर का जो ऑफिस है उसको पॉलिटिकल ऑफिस मत बनाओ। और क्या करो, लोकल जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पैसे दो। वन साइज फिट फॉर ऑल जो अप्रोच है उससे बचो, कि केंद्र सरकार कोई भी स्पॉन्सर, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चालू कर देती है और राज्यों से कहती है उसको फॉलो करो। ऐसा मत करो। राज्यों को बताओ कि भाई तुम्हें ये स्कीम चाहिए या नहीं चाहिए। तो जिस राज्य को जो स्कीम चाहिए उसके हिसाब से सेंटर उसकी मदद कर सकती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकती है, बजाय इसके कि हर चीज़ आप सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में करें। और इसको करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक अच्छा तरीका हो सकता है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है, नीति आयोग है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, जीएसटी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। तो इस तरीके के जो प्रयोग हैं वो शायद भारत के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे अगर स्पेसिफिक सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला फ़ायदा कि भाई रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी, कि सौराष्ट्र और विदर्भा की कोई एक प्रॉब्लम है, पूर्वांचल की दूसरी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू कर दिया और हम वहाँ मदद कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बजाय इसके कि हमने कोई एक ही स्कीम शुरू किया, भारत के 650 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वही स्कीम लागू है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या होगा, रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल डिस्पैरिटीज जो असमानता है वो टैकल हो पाएगी। रिसोर्सेज जो हैं वो फेयर और इक्विटेबल होने चाहिए। अगर बिहार ज़्यादा गरीब है तो बिहार को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ऐसा क्यों है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उनका तो मैं समझ सकता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, एयरपोर्ट की सुविधाएं जहाँ पे हैं वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। पहले से जहाँ पे इकोसिस्टम अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन भारत सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो नहीं करती, क्योंकि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी के साथ समानता के आधार पर ट्रीट करे और समानता समान लोगों के साथ ही हो सकती है। इसलिए जो कमजोर है उसको ज़्यादा हेल्प किया जाए। तो भारत सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, मान लो 100 रुपये का करती है, तो भारत सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो सनराइजिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके लिए समंदर नहीं चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके लिए कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफी नहीं चाहिए, लोहे की इंडस्ट्री नहीं है मान लो, तो उसको बिहार में लाया जा सकता है, उसको उत्तर प्रदेश में लाया जा सकता है, राजस्थान में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार नहीं करती, बहुत कम करती है।
अदरवाइज केंद्र सरकार चाहती तो 10 सालों में 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन स्टेट में कर सकती थी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। ये सब हो गया। अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ इशू क्या है कि जनरली लॉ एंड ऑर्डर जो था वो राज्य सरकार का विषय था, केंद्र सरकार उसमें मदद कर सकती थी। लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अब वो सिर्फ पुलिसिंग का दायरा नहीं रहा, अब पुलिसिंग का सिर्फ खेल नहीं रहा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा डिजिटल अरेस्ट, जिसपे मैंने उस दिन लेक्चर में कवर भी किया था कि भाई डिजिटल अरेस्ट जैसे इशूज हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड जैसे इशूज हो रहे हैं, रैंसमवेयर हो रहा है। तो इस तरीके की जो इमर्जिंग जो चैलेंजेस है नेशनल सिक्योरिटी के सामने, उसके लिए स्टेट डील नहीं कर सकते। तो केंद्र को चाहिए कि उनके साथ न सिर्फ कोलेबोरेशन करे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, बल्कि ठीक से काम करे। तो इसलिए भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इन चीज़ों को शामिल करना जरूरी है। चैलेंजेस क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में? एक तो पावर का सेंट्रलाइजेशन बहुत हो गया है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कोविड के समय में। स्टेट को पैसा कम मिल रहा है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट बाकी चैलेंजेस, एथनिक डिस्प्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है फेडरलिज्म को लेकर के, ये भी देख लो एक बार। 7वें शेड्यूल में तीन हिस्से दिए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट का लिस्ट और कंकरेंट का लिस्ट। केंद्र सरकार क्या करती है कि कंकरेंट लिस्ट पे और जो रेजिडुअल पावर है उन दोनों पे कानून बना करके राज्यों के साथ पावर छीन लेती है। तो केंद्र सरकार को, पार्लियामेंट को बचना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में और रेजिडुअल पावर पे कानून बनाने के लिए, जब तक कि स्टेट की सहमति न मिल जाए। अदरवाइज 3 फॉर्मूलाज आपने देखा ही। तो राज्यों की सहमति अगर होगी तो वो कानून ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल और टेनेबल होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जा रही है, राज्य सरकार लगातार उस पर अपना प्रतिरोध जताते रहे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम राज्यों का उन पर ज़्यादा कंट्रोल हो। भाई टर्मिनेशन का कंट्रोल नहीं हो सकता, रिमूवल का कंट्रोल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी हासिल है आर्टिकल 311 के तहत कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनको रिमूव कर सकती है। तो प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर किसी भी IAS IPS को राज्य सरकार हटा नहीं सकती, सिर्फ सस्पेंड कर सकती है। तो कोशिश कीजिए जिस राज्य में है उनका ज़्यादा कंट्रोल हो, और कम से कम उनको जिस तरीके की ट्रेनिंग मिल रही है वो राजा जैसा बर्ताव ना करें। राज्य की क्लाइमेट के हिसाब से, राज्य की ज्योग्राफी, राज्य के कस्टम्स, राज्य की बाकी चीज़ों के हिसाब से खुद को ढाल करके काम करना सीखें। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 के तहत, इसमें ज़्यादा बैठक शामिल करो, ज़्यादा संवाद करो राज्यों के साथ, ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करो। GST काउंसिल जो आर्टिकल 279 के तहत के तहत स्थापित किया गया है, उसमें जो भी सहमति है, जैसे कि उसमें एक प्रोविजन है कि 1/3 जो वोटिंग शेयर होगा वो केंद्र सरकार का होगा, और किसी भी प्रपोजल को, किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए 2/3 नहीं, 3/4 मेजोरिटी चाहिए। तो 1/3 अगर केंद्र सरकार के पास है और 3/4 मेजोरिटी चाहिए, तो जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी GST काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकता। तो कोशिश करनी चाहिए केंद्र सरकार को कि इसमें जब भी कोई प्रस्ताव हो, जब भी GST काउंसिल में कोई रिफॉर्म हो, तो राज्यों की प्रॉपर सहमति ली जाए। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए। एक तो 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 41% शेयर कर दिया गया। 14th फाइनेंस कमीशन में से 42% कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर अब यूटी बन गई, इसकी वजह से उनका 1% केंद्र सरकार के पास चला गया, तो अब इफेक्टिवली 41% ही बचा हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया। उदय स्कीम के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा बॉन्ड के माध्यम से राज्यों को और डिस्कॉम कंपनियों को दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और नीति आयोग के माध्यम से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मॉडल डेवलप किया गया, जिसमें ढेर सारा SDG इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स निकाला जा रहा है, जिससे राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं। GST लाया गया जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बड़ा एग्जाम्पल है। और नीति आयोग ने क्या क्या प्रयास किए हैं मैंने आपको रैंक और रिपोर्ट्स में सब बता ही दिया था, यहाँ एक बार आप पढ़ लेना। तो मेरे हिसाब से अगर फेडरलिज्म का टॉपिक आ जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। जब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाएंगे, अभी चूंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना था तो समय की लिमिटेशन को देखते हुए जो भी शॉर्ट में हो सकता था वो ख़त्म किया। जब इसको मेंस में ठीक से डिस्कस करेंगे तो आराम से इसमें एक एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा लंबा बात करेंगे, उसमें जो शॉर्ट नोट होगा वो भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये सब बातें छोड़िए, संडे को अभी 2-3 दिन बाद टेस्ट फिर से ले रहे हैं, और उस टेस्ट में 150 क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश रहेगी। और वो क्वेश्चन न सिर्फ बहुत रिलेवेंट होंगे, बल्कि पिछली बार संडे को टेस्ट था और सैटरडे के रात को एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे उनको सॉफ्टवेयर में डालना था और एप्लीकेशन पे अपलोड करना था, उनका रिव्यू नहीं हो पाया। तो कुछ जगह पर
टाइपिंग मिस्टेक थी, कुछ जगह आंसर गलत हो गए थे और ऐसे क्वेश्चन की संख्या 4 से 5 थी। पूरी रात काम करने के बाद पूरी टीम ने पूरी रात काम किया, लगभग 20-22 लोग लगे हुए थे, 15 लोग तो टेक्निकल टीम के और बाकी सब फैकल्टी, टाइपिस्ट, ये सब। तो मेरे हिसाब से कि जो गलतियाँ हुई उसको 11 बजे 12 बजे जैसे ध्यान में आया उसको इम्प्रूव किया गया, फिक्स किया गया, सबको सही कर दिया गया। जिन्होंने री अटेम्प्ट किया होगा उनको ये समस्या हुई नहीं होगी। इस बार कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती भी ना हो और दिवाली की छुट्टी बीत चुकी है, डिजिटल स्टूडियो है तो वहाँ जा करके उसका लाइव एक्सप्लेनेशन भी दिया जा सके। तो आप लोग न सिर्फ अटेम्प्ट करो लाइव टेस्ट, बल्कि लोगों को भी इंस्पायर करो जो भी आपके आसपास हैं कि आप मार्केट में हज़ारों रुपए खर्च करते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, जबकि टेस्ट सीरीज़ सबसे बड़ा फ्रॉड है। यहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री में दिए जा रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे। यहाँ पे आपकी रैंकिंग पता चलती है, लाइव रैंकिंग पता चलती है और अभी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस का भी प्रोविजन किया जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं, किस टॉपिक में कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं कि भाई इस बार हमें इस पेपर में इस टॉपिक पे कम मार्क्स प्राप्त हुए थे, तो अगली बार मैं इम्प्रूव करके इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से तैयार करूँगा ताकि बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। तो इससे आपका जो एनालिसिस है वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएगा। तो ये सब भी कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अब तक कर लीजिए, टेलीग्राम पे तो आप लोग होंगे शायद, तभी लिंक मिला है। बाकी आसपास के लोगों को बता सकते हो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर सेशन को एंड करते हैं।